Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about यूरिन फॉर्मेशन और आज हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का जो क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इससे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हम कवर कर चुके हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट में किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है ये हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन की। और रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ये साइमल्टेनियसली चलने वाली प्रोसेसेस हैं, मतलब एक साथ ये काम करती है। जैसे जैसे फ्लूइड, ट्यूबुलर फ्लूइड कह लीजिए या जो फिल्ट्रेट है वो आगे बढ़ता है ट्यूबुलर पोर्शन में, वैसे वैसे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों एक साथ होते हैं। तो सिक्रीशन क्या है और किस तरीके से क्या क्या सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन का। ग्लोमेरुलस से फिल्टर ब्लड जो है वो फिल्टर होके इस बाउमन्स कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर में आता है। इसके बाद ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहलाता है। जैसे ये ट्यूबुलर पोर्शन में चले गए, इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट कह सकते हैं, सिंपली फिल्ट्रेट कह सकते हैं, ट्यूबुलर फ्लूइड कह सकते हैं, वही फिल्ट्रेट है। इसमें से कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में भेज दिए जाते हैं बाय द रीअब्जॉर्प्शन। ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसका नाम है सिक्रीशन। इस ब्लड से या जो इंटरस्टिशियम फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है, मेनली अगर हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम क्या होगा, कॉर्टेक्स का रीजन होगा। और अगर लूप ऑफ हेनली की बात करें तो वहाँ पे मेडुलरी रीजन भी आ जाता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनली मेडुला में भी प्रेजेंट होती है। किडनी के हैं ये दो पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कॉर्टेक्स रीजन में भरा हुआ है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें से या फिर इन कैपिलरीज में से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भेज दिए जाते हैं, सिक्रीट कर दिए जाते हैं। सिक्रीशन का मतलब भी यही होता है, सिक्रीट करना। इन और ये डायरेक्शन में डिफ़र करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों ही डायरेक्शन में डिफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड की ओर हो रहा है और जो सिक्रीशन है वो ब्लड से या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। ट्यूबुलर फ्लूइड में कुछ सिक्रीट कर दिया जा रहा है, कुछ भेज दिया जा रहा है, कुछ ऐड कर दिया जा रहा है। मतलब ये एडिशन वाली प्रोसेस है और ये डिलीशन वाली, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन क्या है, डिलीशन, क्योंकि ट्यूबुलर फ्लूइड से कुछ चीज़ें वापस रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में वापस जा रही हैं, और सिक्रीशन में कुछ चीज़ें या कुछ सब्सटेंसेस वापस से किस में आ रहे हैं, ट्यूबुलर फ्लूइड में आ रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या होती है, एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलती हैं। जैसे जैसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये साइमल्टेनियसली होता रहेगा और एक दूसरे के अपोजिट है, एक में एडिशन हो रहा है, एक में डिलीशन हो रहा है। तो सेम सब्सटेंसेस डिलीट या ऐड नहीं होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं जिनकी ब्लड को ज़रूरत नहीं है, या जो ब्लड में एसिडिक लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बेसिक लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ब्लड को तो अपना होम्योस्टेसिस बनाए रखना है, अपना पीएच मेंटेन करके रखना है, बॉडी का होम्योस्टेसिस बनाए रखना है। इसके लिए ये क्या करते हैं, जो मटेरियल रिक्वायर नहीं है उसको वापस से सिक्रीट करके एक्सक्रीट होने के लिए भेज देते हैं, इसलिए सिक्रीशन ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ें सिक्रीट होती है, पहले जान लेते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ट्यूबुलर फ्लूइड। नेफ्रिक फिल्ट्रेट कह लें या ट्यूबुलर फ्लूइड कह लें, एक ही चीज़ है। जो बर्मन्स कैप्सूल में फिल्टर होके आया वही आगे बढ़ रहा है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, या इसे हम ट्यूबुलर फ्लूइड कह सकते हैं क्योंकि ट्यूब्यूल में है। इसमें एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस कहाँ से, या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से, या फिर जो वासा रेक्टे हैं, या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इनमें से ब्लड है इनमें प्रेजेंट। ब्लड से जो भी सब्सटेंसेस सिक्रीट होके वापस से ट्यूबुलर फ्लूइड में चले गए वो क्या कहलाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन का एकदम उल्टा, इट इज़ अपोजिट प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन अकर्स मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे भी वही होता है, एक्टिव भी होता है कुछ प्रोसेसेस जिसमें सिक्रीशन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मेनली ये क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। ठीक है। In tubular secretion, substances are transported from interstitial fluid or peritubular capillaries, may be vasa recta भी हो सकती हैं in case of loop of Henle, into lumen of tubule। lumen of tubule का मतलब है जो tubular portion है, यहाँ पे cells present होती है साइड में। ऐसे ही यहाँ पे बीच में जो पोर्शन है जहाँ पे ट्यूबुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन कहलाता है ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल। ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट है, बाहर से सब्सटेंसेस यहाँ अंदर को आए, मतलब
ट्यूबुलर सिक्रीशन, यहाँ से सब्सटेंसेस अंदर वाले फ्लूइड से सब्सटेंसेस बाहर की ओर गई, मतलब रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक दूसरे से डिफर करते हैं डायरेक्शंस में। बोथ ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस अकर्स साइमल्टेनियसली। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे जैसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट आगे बढ़ता जाएगा ट्यूब्यूल्स में, वैसे वैसे उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड होंगे, यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन, कुछ सब्सटेंसेस वहाँ से डिलीट होंगे, बाहर को जाएंगे, मतलब रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दोनों ही साइमल्टेनियसली चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले रीअब्जॉर्प्शन हो गया पूरा, उसके बाद वापस से फ्लूइड इधर साइड को आया और फिर सिक्रीशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दूसरे के साथ ही ये रिएक्शंस, ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। मोस्ट ऑफ द ट्यूबुलर सिक्रीशन टेक्स प्लेस ओनली इन टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी एंड डीसीटी। मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन इन्हीं दो पार्ट्स में होता है। कुछ पोर्शन में कुछ जैसे कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे भी कुछ सिक्रीशन हो सकता है, और लूप ऑफ हेनली में मेनली यूरिया सिक्रीट होता है, केवल और केवल यूरिया का सिक्रीशन होता है। तो लूप ऑफ हेनली को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। बाकी डीसीटी, पीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में किस तरीके से सिक्रीशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक और मेन टॉपिक है, द ट्यूबुलर सिक्रीशन इज मेन मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन मैराइन फिशेस एंड डेजर्ट एम्फीबियंस। जो डेजर्ट एम्फीबियंस होते हैं और मैराइन फिशेस होती हैं, मतलब कौन सा, पाइसेस और एम्फीबियन ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं, इनमें मेन मोड ऑफ एक्सक्रीशन ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन इनमें नहीं पाया जाता है, और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इन दीज एनिमल्स ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल आर एब्सेंट। ये दोनों ही चीज़ें, मतलब रीनल कॉर्पसल या मालपीगियन जो बॉडी है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे ग्लोमेरुलस भी प्रेजेंट होता है और फिर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला जो पोर्शन है ये इनमें नहीं मिलता है। सबसे पहला वाला पोर्शन तो क्या प्रेजेंट है, केवल ट्यूबुलर पोर्शन प्रेजेंट है। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे हो पाएगा, अगर ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेशन नहीं अकर हो पाएगा, ये पोर्शन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और ना ही इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो सिंपली क्या होता है, इनमें ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ही एक्सक्रीशन हो पाता है। जो ट्यूब्यूल है, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, यहाँ से कुछ मटेरियल सिक्रीट होकर इन ट्यूब्यूल्स में गया और उसके बाद ये एक्सक्रीट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन ही है। किनके केस में, सम एम्फीबियंस एंड सम स्पाइसेस और सम फिशेस। अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन इन पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो फर्स्ट ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का बाउमन्स कैप्सूल के बाद, तो सबसे पहले नेफ्रिक फिल्ट्रेट इसमें आता है। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसके बारे में बात कर चुके हैं। सिक्रीशन किस चीज़ का होता है, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, secretion of hydrogen ions, ammonia, potassium ions, creatinine and hippuric acid takes place in PCT. इन सारे सब्सटेंसेस का सेक्रीशन होता है पीसीटी में। हाइड्रोजन आयंस, अगर ब्लड में एसिडिक लेवल बढ़ गया है तो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होते हैं। अगर बेसिसिटी, मेनली एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है, तो वो हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करके एक्सक्रीट होने के लिए छोड़ देता है। अगर बेसिसिटी बढ़ गई है, एल्कलिटी बढ़ गई है ब्लड की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट्स का रीअब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है और बाइकार्बोनेट्स फिर रिलीज होते हैं। उससे क्या होगा, पीएच मेंटेन किया जाएगा। इस तरीके से जो पीसीटी है वो पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। पीसीटी हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस एंड मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ब्लड की बात हो रही है, ब्लड कहाँ पे है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। ब्लड में जैसे ही एसिडिक लेवल इंक्रीज हुआ, वैसे ही क्या होगा, H+ आयंस को ये सिक्रीट कर देगा पीसीटी में, और पीसीटी इसे आगे भेजकर एक्सक्रीट कर देंगे। इस तरीके से H+ आयंस हट गए, तो बेसिक जो एसिडिक लेवल इंक्रीज हो चुका था वो वापस से घट के उसको एल्कलाइन बना देगा, मतलब उसके नॉर्मल पीएच पे ला देगा। नॉर्मल पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7.3 टू 7.4 हो सकता है ब्लड का। इससे ज़्यादा और इससे कम होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो अपने पीएच को हमेशा मेंटेन करके चलता है, और इसे बफर सोल्यूशन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एसिडिक चेंजेस और बेसिक चेंजेस होने के बावजूद भी ये अपने पीएच को मेंटेन करके रखता है, और काफ़ी सारे मैकेनिज्म चलते हैं जिससे ये अपने पीएच को मेंटेन करता है। उसमें से एक यहाँ पे भी है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जैसे ही एसिडिक लेवल बढ़ा, उसने H+ आयंस को, ब्लड ने H+ आयन छोड़ दिए ताकि ये सिक्रीट होके पीसीटी में जाके वापस एक्सक्रीट हो सके यूरिन के साथ।
सेक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक कैटायंस, ऑर्गेनिक कैटायंस भी यहाँ पे सेक्रीट होते हैं, जैसे डोपामिन एंड मॉर्फिन। नेक्स्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डीसीटी। डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी की अगर हम बात करें तो ऐसे यहाँ पे इसको बर्मन्स कैप्सूल समझ लीजिए। यहाँ से जो सबसे पहली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये पीसीटी है। इसके बाद एक हेयर पिन लूप होती है, इसे कहते हैं हेनलेज लूप, और उसके बाद का जो पोर्शन है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऐसा इसको दिखाया जाता है। वैसे ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास से होके गुजरता है, इसका अर्ली पोर्शन, इसलिए ये यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस भी बनाता है, जो कि जिसके अलग से अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस तरीके से सिक्रीशन होता है, यहाँ पे भी वही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। सेक्रीशन ऑफ H+ आयंस यहाँ भी होता है, बाइकार्बोनेट्स आयन, K+ आयंस, अमोनिया टेक्स प्लेस इन डीसीटी। ये सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे सिक्रीट होते हैं, और ये भी हेल्प करता है पीएच मेंटेनेंस में, क्योंकि यहाँ पे भी H+ आयन सिक्रीट हो रहे हैं या बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट हो रहे हैं। जिस तरीके की जो बेसिक चेंजेस या एसिडिक चेंजेस हुए ब्लड के पीएच में, उस तरीके के वो सब्सटेंसेस को सिक्रीट करेगा। बेसिक चेंजेस हुए तो बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट करेगा, एसिडिक चेंजेस हुए तो H+ आयंस को सिक्रीट करेगा। ठीक है, सिंपल इस तरीके से ये अपने पीएच को मेंटेन कर पाएगा। DCT also maintains the pH और acid base balance of blood, वही चीज़ है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। जो लास्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे किस तरीके से सिक्रीशन होता है और क्या क्या सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद जो डीसीटी होती हैं, केवल एक ही नेफ्रॉन के नहीं, काफ़ी नेफ्रॉन के, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 नेफ्रॉन के जो डीसीटी हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसी एक कलेक्टिंग डक्ट से। तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी और ये डीसीटी से कनेक्टेड होंगी। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें किस तरीके से यूरिन में सिक्रीट होता है और क्या सिक्रीट होता है, इसके बारे में बात करते हैं। In collecting duct, two types of cells are present, principal cells and intercalated cells। इससे पहले भी इसके बारे में बात की थी। प्रिंसिपल सेल्स मेनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, और इनमें सोडियम चैनल्स भी होते हैं। कहाँ पे, लेट डीसीटी में। लेट डीसीटी में भी इसी टाइप की सेल्स मिलती हैं, दो। ठीक है, लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, तो आपको ये हमेशा कनेक्टेड ही दिखेंगे। लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ये साथ ही में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इनके पास सेम टाइप की सेल्स होती हैं, प्रिंसिपल सेल्स भी एंड इंटरकलेटेड सेल्स भी। प्रिंसिपल सेल्स का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, और इंटरकलेटेड सेल्स का काम होता है सिक्रीशन में हेल्प करना। ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल सेल्स को छोड़ दीजिए, इससे पहले हमने बात कर ली थी प्रिंसिपल सेल्स की। इंटरकलेटेड सेल्स क्या करती हैं, इंटरकलेटेड सेल्स आर टू टाइप्स, अल्फा एंड बीटा इंटरकलेटेड सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट्स एसिड्स। अल्फा सेल्स एसिड्स को सिक्रीट करती है, और एसिड में भी मेनली हाइड्रोजन आयंस को। एसिड सिक्रीट करने का मतलब, जैसे ही ब्लड का पीएच एसिडिक हुआ वैसे ही यहाँ से सिक्रीट होगा कलेक्टिंग डक्ट में एसिड्स। तो आपने देखा सारे ही जितने भी पोर्शन है वहाँ पे मेनली या तो H+ आयन सिक्रीट हो रहे हैं या बाइकार्बोनेट्स आयन सिक्रीट हो रहे हैं ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए। मेनली सिक्रीशन किस लिए होता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बीटा सेल्स क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं बेसिस को। अगर बेसिसिटी बढ़ गई है ब्लड की, तब जाके बाइकार्बोनेट आयन क्या होंगे, सिक्रीट होंगे यूरिन में, और फिर ये आगे जाके एक्सक्रीट हो जाएंगे। डीसीटी से आगे जो ट्यूबुलर फ्लूइड होता है वो यूरिन कहलाता है, क्योंकि इसके बाद इसमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की सारी प्रोसेसेस हो चुकी हैं। कलेक्टिंग डक्ट में मेनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो। अगर बॉडी को नीड है वाटर की कंजर्व करने की, वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है अगर, तब जाके कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच की इन्फ्लुएंसेस की वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए डीसीटी के बाद जो भी ट्यूबुलर फ्लूइड है वो यूरिन कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। हमारे पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। हम केवल एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनमें होता है। एक नेफ्रॉन की हमने बात की, एक नेफ्रॉन में किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होके सारे मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर कुछ सिक्रीट भी होते हैं, फिर जाके थोड़ी अमाउंट ऑफ यूरिन बनती है। ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में मिलती है और दूसरी किडनी में भी उतनी मिलेंगी। तो इस तरीके से ये सारी नेफ्रॉन मिलके यूरिन फॉर्म करती है, और उसके बाद ये यूरिन यूरेटर्स की मदद से फिर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती है। यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और कंडक्शन ऑफ यूरिन
हम बाद में बात करेंगे यूरिन कंसंट्रेशन टॉपिक के बाद। इसके बाद यूरिन कंसंट्रेशन टॉपिक देखेंगे। इससे पहले एक और चीज़ है, ये डायग्राम है। डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें सिक्रीट हो रही है, क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और क्या क्या सिक्रीट हो रहे हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पोर्शन में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, लैक्टेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स एंड H2O वाटर, ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही है। इस एरो से पता चल रहा है कि ये रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है क्योंकि डायरेक्शन बाहर को है। उसके बाद डायरेक्शन जो अंदर को है, मतलब यहाँ पे सिक्रीशन का है, तो सिक्रीट क्या क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड सम ड्रग्स भी यहाँ पे सिक्रीट होती हैं। बाकी यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे सल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन और यूरिया सिक्रीट होती है लूप ऑफ हेनले के केस में। यहाँ पे ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की पोर्शन की बात हो रही है। यहाँ पे सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स एंड H2O रीअब्जॉर्ब होते हैं। सिक्रीशन यहाँ पे H+ आयंस, K+ आयंस, पोटेशियम आयंस एंड अमोनियम, इसका सिक्रीशन होता है और यहाँ पे वाटर और यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये सारा रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन को बता रहा है। इसके बाद एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। अब इसके बाद DCT के बाद यूरिन फॉर्म हो जाती है हर एक नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन, बहुत सारी नेफ्रॉन्स हैं और ये सारी नेफ्रॉन में थोड़ी थोड़ी यूरिन बनती है, बहुत कम अमाउंट में यूरिन बनती है और सारी मिलके फिर 1 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 5 लीटर हम एक दिन में एक्सक्रीट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम यूरिन फॉर्म होती होगी एक नेफ्रॉन में। ठीक है, तो पूरे एक दिन में वन से लेकर 1.5 लीटर तक हम यूरिन एक्सक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कम अमाउंट में यूरिन फॉर्म होती है। अगर ज़्यादा होगी तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। फ्लूइड ही अगर गायब हो गया तो डेथ भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है यूरिन की, सबसे पहले कलर की अगर हम बात करें तो ये पेल येलो कलर का होता है नॉर्मल केसेस में। कलर वेरिएबल हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है या डायबिटीज का पेशेंट है तो। और ये जो पेल येलो कलर है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम। ये जो पिगमेंट होता है ये मेनली ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, इससे ये मेटाबॉलिक जो ब्रेक डाउन होता है हीमोग्लोबिन का, उसकी वजह से ये पिगमेंट रिलीज होता है। स्मेल और ऑर्डर की बात करें अगर, माइल्ड एंड बैड स्मेल होती है। अमोनिया लाइक स्मेल होती है बिकॉज ऑफ यूरिनोड, जिस समय फ्रेश है। ठीक है, जैसे जैसे इसका टाइम होता गया, अगर हमने यूरिनेशन किया उसके बाद ज़्यादा टाइम हो गया तो ज़्यादा टाइम के बाद एक स्ट्रॉन्ग पंजेट स्मेल आती है अमोनिया की बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं इन्वायरमेंट में जो यूरिया को वापस से अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए अमोनिया जैसी स्मेल आती है काफ़ी देर के बाद। पीएच की अगर हम बात करें तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है और ये डाइट पे भी निर्भर करता है। ये इसका जो पीएच होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7.5 तक जा सकता है। इसके अलावा ये 4 तक भी चले जाता है, कभी इतना भी एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ डाइट। जिस तरीके का हम खान पान यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से यूरिन का जो एसिडिक लेवल है वो इंक्रीज़ हो सकता है या बेसिक लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन की अगर हम बात करें, वाटर, यूरिया सॉल्ट्स, अमोनिया, यूरोक्रोम, हिप्यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ये सारे इसके कंपोजिशन है। वाटर अप्रॉक्सीमेटली यूरिया में 95 to 96% होता है। बाकी जो 4 से 5% बच गया वो अदर टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे यूरिया सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया, यूरोक्रोम जो एक पिगमेंट है, हिप्यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन और हिप्यूरिक एसिड नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस हैं जो वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते, मेनली सिक्रीट होते हैं लेकिन रीअब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट है जिसकी वजह से पेल येलो कलर होता है यूरिन का। वाटर 95 to 96%, बाकी यूरिया सॉल्ट, अमोनिया, ये सारे मिलके 4% बनाते हैं यूरिन का, पूरे यूरिन का। तो ये था कंपोजिशन ऑफ यूरिन। और प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की, इसके अलावा हमने सिक्रीशन की बात की कि अलग अलग ट्यूबुलर पोर्शंस में क्या क्या सिक्रीट होता है। इसके बाद यूरिन कंसंट्रेशन का टॉपिक देखेंगे जो 4th स्टेप है। ठीक है,
थैंक यू सो मच।